हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये बोला जाता है कि अब वेब 2.0 के बाद जो नेक्स्ट फेज है इंटरनेट का, वो वेब 3.0 होगा, जिसको लेके हमने भी काफी सारे वीडियोस जो हैं चैनल के ऊपर कवर किए हुए हैं। और एक कोर कॉन्सेप्ट जो वेब 3.0 का रहता है वो हमेशा ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन। जो लोग हैं उनके हाथ में पावर यहाँ पर हो और वो उसको कंट्रोल करे। कोई एक सेंट्रल एंटिटी यहाँ पर नहीं हो जो किसी तरह से यहाँ पर कंट्रोल करे। तो उसी को लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी करंटली निकल के आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप वेब 3 को देखोगे तो वेब 3 है वैसे काफी इनिशियल फेज के अंदर, लेकिन अभी भी डिपेंडेंसी जो है, बोलने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस पूरा होना चाहिए, लेकिन अभी भी डिपेंडेंसी जो है वो काफी सारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है। जैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक पार्ट हो गया यहाँ पर वेब 3 का, लेकिन अभी भी जो टूल्स यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी डोमेन पे जाते हैं, जैसे अगर आप ईथर स्कैन पे भी जाते हैं या फिर आप कहीं पर भी आप लॉग इन करते हैं, तो वहां पर अगर आप देखेंगे जो डोमेन नेम है वो भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसको भी डोमेन नेम को यहाँ पर कंपनीज जो है ओन करती है। और एक आपको सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब आप नॉर्मली इंटरनेट पे जाते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटरनेट पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है, वो दिखने के लिए बैक एंड पे वर्क कर रही होती है। अगर आप देखोगे फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड इन अ वे अगर आप देखोगे, आप ये मान सकते हो जैसे अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, आप कंप्यूटर पे किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो आपको स्क्रीन पे जो भी चीज देखने को मिलती है दैट इज फ्रंट एंड। अगर आप फोन को यूज करते हो, फोन पे आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हो और उसके ऊपर आपको जो भी चीज दिखती है, फॉर एग्जाम्पल आप बाइनेंसी ओपन करते हो तो उसके ऊपर आपको जो भी दिखती है चीजें, वो सबका सब वहां पर फ्रंट एंड है। लेकिन वहां पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आप चीजें देखने की कोशिश कर रहे हो या जो भी आप क्लिक करते हो उससे क्या चीज आपके स्क्रीन पे आती है, उसके लिए बैक एंड पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हो रही होती हैं। लेकिन वही चीज वेब 3.0 में अगर आप देखोगे, फ्रंट एंड पे ठीक है, ये पेज जो है ये भी सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्टेड है, और इनफैक्ट यहाँ पर बैक एंड के जो पेजेस हैं या बैक एंड के जो डेटा या सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर सेंट्रलाइज सर्वर्स के साथ कनेक्टेड, जो अभी भी एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर वेब 2.0 की जो सर्विसेज है उनको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस हुआ टोर्नाडो कैश का, जहां पर हमने खुद ने देखा कि एक टोर्नाडो कैश जो बेसिकली यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए था, डाओ पे था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर ओएफएसी ने सैंक्शंस लगाए उसके बाद कैसे उनकी सर्विसेज वन बाय वन डाउन हो गई, उनका डोमेन नेम डाउन हो गया, उनका गिटहब जो था वो भी यहाँ पर बैन हो गया। तो उससे हमको दिखा कि कैसे यहाँ पर वेब 3.0 के अंदर करंटली वीकनेस है कि अभी भी हम यहाँ पर वेब 2.0 की जो सर्विसेज है उसको यूज कर रहे हैं। इसलिए वेब 3.0 अगर एक्चुअली में रियलिटी बनना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैकएंड की जो टूल्स अभी यूज हो रही हैं, सर्विसेज यूज हो रही हैं, जो वेब 2.0 की हो, वो डिसेंट्रलाइज्ड हो और वेब 3.0 के अंदर भी ऐसी सर्विसेज जो है निकल के आए। अब ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसको लेके आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आइनरी, जो क्रिप्टो इंडिया के साथ पार्टनर भी हैं। एंड थैंक यू सो मच टू आइनरी कि उन्होंने इस वीडियो को भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो हमारे साथ है नवीन सिंह जो फाउंडर है आइनरी के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। हाउ आर यू टुडे? I am very good. Thank you, Ali bhai. Very good. I'm pleased to be here. Thank you very much for your time. सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको आइनरी यहाँ पर कर क्या रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, अब आप इस वीडियो को कहाँ पर देख रहे हो? आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर। तो आपने यहाँ पर यूट्यूब पे क्लिक किया और आप ये वीडियो को ओपन कर रहे हो। अब बैकएंड में होता क्या है कि जब आपने ये वेबसाइट डाली तो ये वेबसाइट क्या होती है, सर्वर के ऊपर जाती है, सर्वर पे जाती है, और जो ये आप वीडियो देख रहे हो ये ऑनलाइन कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो उसके लिए अलग अलग क्लाउड सर्विसेज, फाइल स्टोरेज सर्विसेज होते हैं जहां पर ये वीडियोस स्टोर होते हैं। लेकिन अब देखो यूट्यूब पे तो इतने सारे वीडियो हैं, कैसे पता चलेगा कि ये आइनरी वाला या क्रिप्टो इंडिया का वीडियो है, आपको वहां पर देखना है, वो कैसे सर्वर यहाँ पर फाइंड करेगा? तो उसके लिए एक तो फाइल के यहाँ पर जो डेटाबेस होते हैं या स्टोरेज जो होती है वो यहाँ पर होती है, जहाँ पर सारी की सारी फाइल्स जो होती हैं वो एक तरह से स्टोर होती हैं। जैसे आप स्टोरेज मान सकते हो, सामान का स्टोरेज नहीं रखते हैं वैसे। और साथ में ये देखने के लिए कि किस एरिया पे या कहाँ पर कौन सा सामान रखा है, कौन सा वीडियो है, उसके लिए डेटाबेस भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वही डेटाबेस होता है, फॉर एग्जांपल अभी आपने यूट्यूब पे सर्च किया क्रिप्टो इंडिया को और आप किसी स्पेसिफिक वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तो वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाके डेटाबेस पे जाएगा, डेटाबेस पे जाके सर्च करेगा कि वीडियो कहाँ पर है, उसका लिंक क्या है, और फिर उसको आपको स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। तो आइनरी जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कि करंटली अभी वेब 3.0 के अंदर जो सिस्टम है, जैसे मैंने बताया वेब 2.0 के पुराने जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर करंटली डेटाबेस सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड हैं। तो आइनरी यहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं कि वो यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए वेब 3.0 के लिए, जो अभी करंटली जितना आई नो शायद आइनरी फर्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो इस चीज को एम करें, और ये बहुत ज्यादा क्रूशल है अगर हम चाहते हैं एक्चुअली में कि वेब 3.0 एक रियलिटी बने, डिसेंट्रलाइज बने, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो थैंक यू सो मच नवीन जी, मतलब सही बोल रहा हूँ मैं एकदम आइनरी के बारे में? दिस इज व्हाट यू गाइस आर प्लानिंग टू डू? बिल्कुल बिल्कुल, लेमन टर्म्स में दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। तो नवीन जी, थोड़ा सा सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और आपके टीम का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दें।
तो आदि भाई, मैं एज यू हैव सेड, मेरा नाम नवीन है, नवीन सिंह सुहाग पूरा नाम है। मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से बिलोंग करता हूँ, और अभी स्विट्जरलैंड में बेस्ड हूँ। और मैं फाउंडर हूँ आइनरी का, विद अनदर फाउंडर। तो हम दो फाउंडर हैं आइनरी के। मेरे जो सीटीओ, जो टेक टीम के हेड हैं इवान, और हमारी जो टेक टीम है वो बेस्ड है सर्बिया में। तो सर्बिया एक आईटी में एक ऐसी कंट्री है जो जितने भी अच्छे प्रोटोकॉल्स वेब 2.0 या 3.0 के आपने देखे होंगे, पॉलीगॉन, आपका सोलाना, इनकी कोर जो टेक टीम है वो सर्बिया से है। तो टेक्नोलॉजी में यूरोप में एटलीस्ट सर्बिया एक नंबर पे है। तो हमारी जो टेक टीम है वो सारी सर्बियन है, इन हाउस। हमारे 3 ऑफिसेज हैं, और हम पिछले ऑलमोस्ट अब 3 साल हो गए, 3 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो रेडी टू लॉन्च है, तैयार है, टेस्टनेट इसका लाइव है। और उसके अलावा मेरी जो जर्नी है भाई, मैं आईटी वर्ल्ड में हूँ 2010 से। तो मैं पहले मैं प्रोफेशनल एथलीट था, और फ्री स्टाइल रेसलिंग जो हमारा कुश्ती जो है वो मेरा स्पोर्ट्स था। और मैंने इंडिया और स्विट्ज़रलैंड दोनों को रिप्रेजेंट किया है, और इंटरनेशनल लेवल पे। तो फुल टाइम जिसको कहते हैं आप एथलीट या पहलवान, वो था। और उसके साथ साथ मेरा जो फर्स्ट बिजनेस वेंचर था वो टेलीकॉम सेक्टर में था। और टेलीकॉम सेक्टर में भी इट वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स डाटा। तो शुरू से ही जो डाटा के आसपास की जो सिस्टम है, क्योंकि टेलीकॉम्स में जितनी भी आप कॉल्स करते हैं वो सब कॉल डिटेल रिपोर्ट्स जो है, सीडीआर, उससे ह्यूज नंबर ऑफ डाटा। और वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लीगली, रेगुलेटरी की वजह से उनको सालों सालों तक वो रखनी पड़ती है, ताकि पता हो एक नंबर से दूसरे नंबर पे कॉल गई है और कितने ड्यूरेशन तक। तो वो सब एक एक मेटा डाटा फाइल है जो कि सर्वर्स पे रहती है। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ डाटा का, या आपको आईटी का। उसके बाद कई अलग अलग प्रोटोकॉल्स टेलीकॉम्स के लिए बनाए, बिलिंग सॉफ्टवेयर से लेके। और उससे मेरी टीम ने, हमेशा टीम सर्बिया थी, तो उन लोगों के साथ मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा से जुड़ा हुआ हूँ। तो सारी टीम जो है वो, मतलब कोई नया सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई अभी नई टीम जोड़ के, और कोई डेवलपर कनाडा बैठा है, कोई इंडिया है, कोई वियतनाम है, और वो अलग अलग टाइम जोन से। सब इन हाउस टीम जो इकट्ठी बैठ के बना रहे हैं। और बहुत अच्छे डेवलपर हैं, मतलब बहुत सीनियर और ब्रेन्स जो इस आईटी इंडस्ट्री के हैं, वो लकीली हमारे पास हैं। जो कि इस टाइम हर एक जो बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है उनको बड़ी दिक्कत आ रही है अच्छे डेवलपर्स की। मतलब वो मार्केट में ओवरऑल क्रंच है एक अच्छे सीनियर प्रोग्रामर का। उसके बाद हेल्थ टेक में मैंने काफ़ी काम किया भाई। हेल्थ टेक्नोलॉजी में अभी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ डाटा, उसका एक प्लेटफॉर्म 2016 में हमने तैयार किया था। वो हमने बड़ा सक्सेसफुली फ्लोट किया। तो उसके साथ एप्लीकेशंस भी थी, मोबाइल, iOS और एंड्रॉयड की, जिससे कि आप अपना जितना भी हेल्थ डाटा है उसको एप्लीकेशंस के तहत 2015-16 में यू कुड डिजिटलाइज इट कम्प्लीटली। और आप उसको डिफरेंट स्ट्रीम्स में शेयर कर सकते थे, कि आपको ये डाटा किसी डॉक्टर के साथ शेयर करना है, ये डाटा आपको फार्मेसी के साथ शेयर करना है। तो डाटा मैनेजमेंट पार्ट में और आईटी में कुछ एक्सपीरियंस हमारा रहा है टीम का। और बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड पे काम करते हुए हमारे को हमेशा ये दिक्कत आई कि जितने भी जो भी आपने कहा, वो कोर है वेब 3.0 का डिसेंट्रलाइजेशन, या जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है वो है सेंट्रलाइजेशन। जो सर्वर हैं वो किसी भी एक कंपनी के हों। और डेटा पार्ट में क्या हो रहा है, हम लोग एज एंड यूजर्स, हमें हमें ये ध्यान नहीं है, लेकिन जितने भी फैसिलिटी हम यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उन सभी में वो जितनी भी कंपनियां हैं वो हमारे को एक फ्री फैसिलिटी दे रही हैं। मतलब हम व्हाट्सएप के लिए कोई पैसे पे नहीं कर रहे, हम इंस्टाग्राम के लिए नहीं पे कर रहे। तो वो क्यों दे रहे हैं? उनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो हमारा डाटा है। तो जो पर्सनल डाटा है, वेब 3.0 का पूरी जो मोटिव है वो यही है कि आपकी प्राइवेसी हो, इंटरनेट आपका अपना हो, आप उसको उसी हिसाब से यूज कर सके। गूगल की तरह नहीं कि गूगल आपके सर्च इंजन को यूज करके और फिर आप पे एक पूरा, मतलब हम सब जितने भी हम ऑनलाइन यूज करते हैं, हम सबका एक प्रोफाइल है गूगल के पास।
और फेसबुक के पास भी है, क्योंकि व्हाट्सएप भी फेसबुक के पास है, अब मेटा हो गया और इंस्टाग्राम और एवरीथिंग। तो हम सब का एक प्रोफाइल बन के रखा हुआ है, और उसी हिसाब से वो हमारे को फ्यूचर में वही चीज़ दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, या बेस्ड ऑन आवर रिसर्च। वो आपको पता ही है, मतलब वो एक ऐसा वेब 3.0 का पूरा नैरेटिव ये है कि हम उस बंधन से छूट जाएं, और हर बंदा जो एंड यूजर है वो अपने डेटा का मालिक हो। तो मतलब मेरा डाटा मेरे पास हो, और मुझे अगर आपसे शेयर करना है तो मैं चाह के ही आपसे शेयर करूं। ऐसा ना हो कि मेरा डाटा बिग टेक जायंट्स के पास हो और हर पास, और वो उसको इस हिसाब से यूज कर रहे हैं जिस हिसाब से वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो जो फ्रीडम है कि मेरा डाटा आप जो भी आप ऑनलाइन करते हैं, हमारा सारा डाटा रेगुलेटरीज के पास है, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाता है, वो बिग जो जो आप जो बिग टेक डाटा कंपनीज हैं उनके पास तो है ही। तो सब उसको अपने अपने बेनिफिट्स के हिसाब से यूज करते हैं। तो जो प्राइवेसी वाला जो सिस्टम है, या एक वो है कि मैं ओनर हूँ मेरे अपने डाटा का या मेरे ऑनलाइन एक्टिविटीज का, उस वो फंडामेंट वेब 3.0 का है। अगर हम कहते हैं कि वेब 3.0 क्या है, तो वो एक फ्रीडम है, एक प्राइवेसी की, कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा सब कुछ मेरे पास है। तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो फंडामेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं, और हम उसमें से एक हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं एक सेगमेंट का, डाटा वाली सेगमेंट का, कि जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे अगर आप कोई चीज़ बढ़ाते हो या इसको अगर आप यूज़ करते हो, तो एटलीस्ट ये जो लेयर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपकी कंप्लीटली लेयर है, वो आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है, और आपका डाटा आपके पास रहेगा, जिसका कोर जो सॉल्यूशन है वो डिसेंट्रलाइजेशन। एब्सोल्युटली वही नवीन जी, जैसे आपने बोला ना, जैसे हम बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। एंड वही चीज़ है आज की डेट में, अगर आप देखोगे जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप चाहे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप कुछ भी, आप ऑनलाइन आप फूड भी ऑर्डर कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, हर एक इंसान की प्रोफाइल बनती है। और ये जो प्रोफाइल है ये आपस में लिंक्ड होती है, जो पूरी आपकी एक्टिविटी है उसको नोटिस कर सकती है, आपका पूरा पैटर्न देख सकती है, आप इमोशनली कैसा फील करते हो चीज़ों को देख के, आपका पॉलिटिकल सेंटिमेंट क्या है, आप क्या बाय करते हो, आपको क्या चीज़ दिखाई जाएगी जिससे आपका माइंड जो उसमें आपके व्यू पॉइंट चेंज हो सकते हैं, कैसे आपको मिसडायरेक्ट भी किया जाए या कुछ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब आपकी लाइफ में आप सारी चीज़ें करते हो, अगर किसी के पास एक प्रोफाइल है, तो वो जैसे चाहे वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। होपफुली अच्छी तरीके से यूज़ करें तो हमेशा बेटर है, बट यू नेवर नो। तो वही एक सबसे वेब 3.0 की मेन चीज़ ये, जैसे अगर देखेंगे ना, काफ़ी सारे आपको अभी भी, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं आइनरी की, तो ऐसा नहीं है कि डेटाबेस नहीं है, मोंगोडीबी है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर, ये है इतने टाइम से जो यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मेन कोर चीज़ है वेब 3.0 की, कि इन सारी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज़ बनाना, ताकि ऐसा नहीं हो कि जैसा भी नवीन जी ने बोला कि जो डेटा है और सारी चीज़ें बड़ी कंपनीज़ होल्ड करें। अमेज़न देख लो, गूगल देख लो, फेसबुक देख लो, ये इतना डेटा आज की डेट में होल्ड करते हैं कि आप ये मान लो इंटरनेट के जो मेन कंट्रोल करते हैं, वो यही लोग हैं। यही कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ों के। तो डेटा अगर नया ऑयल है और डेटा आप खुद जनरेट कर रहे हो, तो आपको भी उसका कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए और आप ही उसको ओन करने चाहिए ना। तो वो कोर कॉन्सेप्ट वेब 3.0 का यही है। एंड उसमें नवीन जी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो मैं अपने व्यूअर से भी हमेशा शेयर करता रहता हूँ, क्रिप्टो में होता क्या है, प्रोजेक्ट बहुत सारे आते हैं और हर प्रोजेक्ट आके बेसिकली एम ये करता है, वो ऐसे सोल्यूशन पे काम करने की कोशिश करते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है अभी, लेकिन वो पहले ही उसको बनाना चालू कर देते हैं। एंड मैंने हमेशा ये चीज रियलाइज करी और मैंने हमेशा ये चीज पे फोकस किया बोलने का कि यार हमेशा है ना, प्रोजेक्ट को देखा करो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो टेक्निकल चीजों को बना रहा है। जैसे आप देखोगे चेनलिंक जो है, उन्होंने कितना अच्छा ओरेकल का जो सोल्यूशन था वो लेके आया, उससे पहले नहीं था सोल्यूशन। वो ओरेकल का सोल्यूशन जो था अच्छा था। अगर आप देखोगे यूनिस्वैप, तो उन्होंने पहली बार एक अच्छा यहाँ पर डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वो बनाया। पहले के अगर आप देखोगे इथरबिट और जो एक्सचेंजेस थे वो यूज ही नहीं हो सकते थे। तो टेक्नोलॉजी वाइज ऐसे जो भी एप्लीकेशंस आएंगी, जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो पूरा ये वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट जो इसको रियलिटी बनाने में सक्सेसफुल होंगे, वही अच्छे यहाँ पर चल सकते हैं। मतलब आई फील उसमें काफी पोटेंशियल है। तो जैसे नवीन जी आपने ये आइनरी के बारे में बताया, तो मतलब आपको आइडिया कैसे है, मतलब कि मतलब आपको, जैसे आप पहले रेसलिंग में थे, फिर आपने काफी आईटी अपनी जॉब्स जो आपने वो भी करी, आपने डेटाबेस का मैनेजमेंट भी काफी किया, तो आपको ये आइडिया कैसे है कि वेब 3.0 के अंदर मतलब देयर इज समथिंग दैट वी शुड लॉन्च फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट? आदि भाई, ये आइडिया आया हमारी जो टेक टीम है बेलग्रेड उससे। क्योंकि कोई भी डेवलपर, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो वेब 3.0 हो, 2.0 हो, कहीं भी हो, डिसेंट्रलाइज ऐप हो, सेंट्रलाइज ऐप हो, अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो आपको डेटाबेस की जरूरत है। आप डेटाबेस के बिना कोई
प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। वेबसाइट भी आप करते हो वर्डप्रेस की, उसमें भी आपको डाटाबेस लेना पड़ता है। तो सिचुएशन ये आई कि जी अलग अलग जितने जो आपने अभी नाम लिए, तो मेरे जो फाउंडर है मेरे साथ ईवान, वो पिछले 15 साल से आईटी में है और ही इज लीडिंग द बिग टेक टीम विच वी हैव। तो हमेशा हम दिन में 10 बार अलग अलग डाटाबेसेस यूज करते थे। अब प्रॉब्लम ये है सेंट्रलाइज डाटाबेसेस में जो सबसे बड़ा जिसका नाम नॉन रिलेशन में वो है मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी के ईयरली 240 मिलियन डाउनलोड है। लेकिन स्ट्रेंज बात ये है कि 47% जो उनके डाटाबेस हैं दे गेट्स हैक्ड। तो सिक्योरिटी पे किसी का ध्यान नहीं है। ओपन सोर्स है, एक टूल है जिससे प्रोग्रामर्स को आसानी होती है किसी चीज को प्रोग्राम करने में, लेकिन सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट है वो नहीं। और दूसरा, जो भी डाटा उसमें है वो सूनर और लेटर इट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हमारी जो टेक टीम है उन्होंने कहा कि यार ये हम डेली बेसिस पे करते तो हैं, लेकिन जब आप सेंसिटिव सिचुएशंस में जाते हैं, जैसे आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ले लीजिए, यूनिस्वैप का आपने बताया, यूनिस्वैप ले लीजिए। यूनिस्वैप आज भी सेंट्रलाइज डाटाबेसेस यूज कर रहा है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो उसी टाइम जब ये आ तो इनफैक्ट नवीन जी दिस गोज फॉर एवरीबॉडी। मतलब यूनिसॉफ्ट को छोड़िए, आप हर किसी को देख लीजिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए कोई डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन है ही नहीं, सब सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है वही। हाँ है ही नहीं। और तो वहां से इसकी जो आइडिया है कि यार हमें एक ऐसी चीज पे काम करना चाहिए कि जिस चीज की जरूरत सबको है लेकिन अभी तक है नहीं। और है क्यों नहीं, कई लोगों ने हमारे को बताया कि जी आप कह रहे हैं कि आप इस स्पेस में पहले हैं, तो और किसी ने क्यों नहीं बनाया अब तक। तो मैंने कहा कि जी देखो, इस बात का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। हम ये नहीं कह रहे कि हम जीनियस हैं, इस आइडिया से आए हैं। कुछ और प्रोजेक्ट आए थे जिन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं बना पाए, किस कारण से मुझे पता नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सबको पता है जो भी प्रोग्रामिंग या डेवलपिंग पार्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में है, कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल और इंफ्रा की लेयर, कि अगर डाटाबेस आपका डिसेंट्रलाइज है तो एटलीस्ट जो वो पार्ट है आपका वो सिक्योर है और उसके मालिक आप हैं। आप जिसको प्राइवेट की के साथ शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके अलावा आपके साथ कोई छेड़छाड़ वहां कर नहीं सकता अगर वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन है। तो यहाँ से ये शुरू हुआ था। तो जैसा नवीन जी आपने बताया कि मतलब आइनरी इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो डेटाबेस मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपने जैसे बोला कि पहले भी कुछ आए थे वो अभी फेल हो गए, तो अभी करंटली मतलब और कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस सोल्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, या अभी करंटली सिर्फ आइनरी हैं जो डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं? सो डिसेंट्रलाइज डीबी में एक दो प्रोजेक्ट और आए थे, उनकी प्रोडक्ट डिलीवरी अब तक नहीं हुई। मतलब वेबसाइट पे वो हैं लेकिन कहाँ वो गए, कहाँ उनकी प्रोडक्ट है, कोई मतलब पिछले 1-1.5 2 साल से कोई अपडेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट वो फिजल आउट हो गए, किस कारण से हो गए वो पता नहीं। उसके अलावा अभी तक डिसेंट्रलाइज स्पेस में कोई नहीं है कुछ जो कहते हैं कि जी हम आपको डाटाबेस प्रोवाइड करते हैं लेकिन इन प्राइवेट ब्लॉकचेन। और प्राइवेट ब्लॉकचेन तो फिर वो इट्स अ क्लस्टर ऑफ सर्वर्स। तो आप एक सर्वर को यूज करें या 10 को यूज करें सेम बंदे के कंट्रोल में, वो बात तो वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। वो तो डिसेंट्रलाइज स्पेस में अभी हम अकेले ही हैं जितना मुझे पता है। और होपफुली कोई, मतलब हम तो चाहते हैं कि कोई आए, क्योंकि अगर 2-3-4 अगर आपके कंपिटिटर्स मार्केट में होते हैं तो इट आल्सो ड्राइव्स और पुशेस यू कि आप एक स्टेप और ऊपर जाएं और थोड़ा सा और अच्छा करें। तो वो इस सेगमेंट पे कर रहे हैं तो हम इस सेगमेंट पे, क्योंकि इट्स अ ह्यूज वर्क। उसमें ये नहीं कि आपने एक डीबी बना दिया और खत्म हो गया, उसमें बहुत लाइब्रेरीज, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो काफी बड़ा वास्ट इट्स वेरी ह्यूज इसको कवर करना। एब्सोल्युटली। तो जैसे अभी आपने जो बताया डेटाबेस का ना, मतलब आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। आई फील किसी भी फील्ड के अंदर ना, या किसी भी टेक्नोलॉजी को या कभी कुछ बना रहे उसमें कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट होता है तो नहीं अच्छा होता है, कंपटीशन होता है तो क्या होता है, उससे आइडियाज आपस में कंपटीशन भी रहता है, एंड उसमें और बेटर प्रोडक्ट जो होता है, एक दूसरे की मिस्टेक से सीखना, फेलियर सक्सेस उससे करके और बेटर प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर बन सकते हैं। तो आई होप मतलब साथ में आईआईटी के साथ और भी जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो इन चीजों के ऊपर, ये जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इश्यूज हैं इनके ऊपर फोकस करें और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर बनाएं। तो नवीन जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला पिछले 3 साल से आप लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो,
एंड अभी अगर हम देखेंगे तो जैसे कि बुल मार्केट, अभी हमने देखा है कितना बुल मार्केट है, एवरीबडी वाज लाइक रेजिंग मनी एंड टोकन लॉन्च हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। आप उस टाइम पे बिल्ड कर रहे थे, एंड अब अगर आप देखोगे मार्केट अब बेयर मार्केट के टाइम पे यहाँ पर आ गया है, तो इस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा ना आदि भाई, कि अगर यूज केस है, अगर यूटिलिटी है, वो क्रॉस चेन हो, वो ग्राफ प्रोटोकॉल हो, अगर आपकी यूटिलिटी और यूज केस है, तो बेयर और बुलिश मार्केट ये सिर्फ आपके टोकन के प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट की कोर वैल्यू है उसको, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे किसी मैं किसी कॉन्फ्रेंस में था, तो मुझे किसी यूरोपियन सीनियर ने बड़ी अच्छी बात कही। शी सेड कि बेयर मार्केट बेयर्स फ्रूट्स और बुल मार्केट प्रोड्यूसेस बुलशिट। दैट्स अ नाइस लाइन, आई विल यूज दैट। ये बड़ा अच्छा लाइन है। अमेजिंग, एब्सोल्युटली। तो मतलब फुल ऑन अभी मतलब आपका तो अभी डेवलपमेंट फेज में कहां तक पहुंचा है अभी आइनरी? तो ब्लॉकचेन है वो रेडी है। हमारा अगस्त में टेस्ट नेट लाइव हो गया था, तो टेस्ट नेट लाइव है। जितने भी आपके दर्शक हैं या जो भी टेक वर्ल्ड से हैं, दे रजिस्टर फॉर बीइंग मास्टर नोड और दे कैन टेस्ट द ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन रेडी है। जो ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस, वो भी रेडी है। हम लास्ट लाइब्रेरीज पे काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब लास्ट हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। कि आइडिया ये है कि जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं, तो आप उसमें भी एक डिसेंट्रलाइज्ड डीबी ऑप्शन आपके पास हो, जैसे मोंगो डीबी, माईएसक्यूएल और वो हैं, तो आप उसमें से आइनरी डीबी को चूज कर सकें। और उसका फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट का जो डाटा होगा वो कंप्लीटली इम्यूटेबल होगा। तो कल को आपकी वेबसाइट तो सर्वर पे होस्ट होगी, अगर कल को आपकी वेबसाइट किसी कारणवश हैक हो जाती है, तो जो भी डाटा आपकी वेबसाइट में है, वो आपका कस्टमर बेस है, वो आपकी इन्वेंट्री है, वो सब ब्लॉकचेन पे होगा। वो आपकी प्राइवेट की से आप कभी भी, मतलब आज भी, 2 साल बाद, 5 साल बाद, यू कैन एक्सेस इट। तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है, वो आपके डाटा को कोई नहीं छेड़ सकता। कंप्लीटली सब नोड्स पे क्रिप्टोग्राफ्ड डाटा, जिसके पास किसी का एक्सेस नहीं है, उसको सिर्फ आप अपनी प्राइवेट की से देख सकते हैं, लेकिन वो डाटा इम्यूटेबल हर नोड पे रेप्लिकेटेड होगा। एंड आई थिंक डेटा का भी, जैसे कि प्रिवेसी, आई थिंक क्योंकि प्रिवेसी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो आई थिंक दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन कि जो भी आपका डेटा होगा, इट विल बी ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड अलग अलग नोड्स में रहेगा, एंड जब आप प्राइवेट की लगाओगे, इट विल लाइक कंबाइन एंड शो यू दी डेटा। तो ऐसा नहीं है कि डेटा इज लाइक कि नोड पे है तो कोई भी ओपन करके देख लेगा कि डेटा में क्या है। वो भी पूरा नहीं, वो पूरा डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड, कंप्लीटली इनक्रिप्टेड होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई कम द वर्ड क्रिप्टो, इट विल बी क्रिप्टोग्राफ्ड, जो द हाईएस्ट लेयर ऑफ इनक्रिप्शन होगी। और सिर्फ जिसके पास प्राइवेट की होगी वो डाटा, अगर आपकी प्राइवेट की गुम होगी, जैसे कि बिटकॉइन के उसमें है, तो आपका डाटा ब्लॉकचेन पे है, बट नोबडी विल एवर बी एबल टू एक्सेस इट। हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर लूज कर दिया, एक्सेस नहीं करो, तब डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर लूज कर दिया फिर भी एक्सेस कर पा रहे हो, तब तो फिर नहीं है डिसेंट्रलाइज्ड। राइट, ट्रू। सो तो नवीन जी, नेक्स्ट मूविंग ऑन, जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि आप, जैसे अगर आपकी आइनरी की खुद की भी ब्लॉकचेन आ रही है, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप कौन से, जैसे अभी इतने सारे ब्लॉकचेन्स हैं, इथेरियम हो गया और अभी कंपटीशन में और भी ब्लॉकचेन्स यहाँ पर आ गई हैं, तो क्या आप हर ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉकचेन स्पेसिफिक हैं, या आप सारी ब्लॉकचेन के लिए डेटाबेस प्रोवाइड करने के लिए आप ये आइनरी को लॉन्च कर रहे हैं? नहीं, इसमें 2 लेयर हैं आदि भाई। पहले तो मुझे लगता है आप जो पूछना चाह रहे थे, वो एक ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि यार तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने पूछा भी और बहुत लोगों ने टिप्पणी भी की है। मतलब एक यहाँ है जो कि ब्लॉकचेन स्पेस में बहुत ऊंचे है, मतलब स्विस ब्लॉकचेन में शी इज ऑन द टॉप हेल्म। शी इवन कमेंटेड कि यार इतने लेयर 1 है, आपने एक और बना दिया। तो मैंने कहा कि जी आपने पहले ये तो ना पढ़ा ना सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। जितने लेयर 1 हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारा उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन है नहीं कि हम उनके साथ compete कर रहे हैं, या हम उनके साथ, हमने जैसे आपने पहले बताया कि हमने भी कुछ बना दिया क्योंकि किसी ने बनाया है, हम उस चीज पे है नहीं। हम कंप्लीटली यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट पे हैं, और हमारा लेयर 1 बनाने का कोई विचार नहीं था। इतने ऑलरेडी लेयर 1s हैं, हमने सभी लेयर 1s को, 2019 का ऑलमोस्ट पूरा साल सिर्फ R&D में गया है कि जी वेब 3.0 में क्या चल रहा है
और अगर हमें एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेके आना है तो किस एग्जिस्टिंग चेंज पे हम वो लेके आ सकते हैं। वो आप कॉस्मोस से लेके पोल्का डॉट से लेके EOS, हडेरा, फाइल कॉइन, जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं सबको बड़ा क्लोजली देखा गया। अब इशू ये है, उसमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो डेटा स्टोरेज की ब्लॉकचेन। अब डेटा स्टोरेज इज वन वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, लेकिन डेटा स्टोरेज जो है वो बहुत एक छोटा दायरा है। अगर आप पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को, डेटा मैनेजमेंट को देखिए, तो उसकी वजह से कोई भी ऐसा लेयर वन नहीं था, अब भी नहीं है, जो कि आपकी जो डेटा बेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें कि आपको जैसे आपने कहा कि आप डाटा बेस से क्यूरी लेते हैं कि जी ये आदि इफ इज देयर और क्रिप्टो इंडिया इफ इज देयर, तो वो जाता है डाटा बेस के पास, वो सर्च करता है, उससे वापस पुल करता है। वो जो फंक्शंस हैं वो डेटा स्टोरेज वाले ब्लॉकचेन्स में नहीं है। वहाँ आपका डेटा स्टोर है, आप प्राइवेट की से अपना डेटा ले सकते हैं, दैट्स इट, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू डाटा, ये जितने भी क्रूड फंक्शन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंटीग्रल हैं डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में। क्योंकि एक डाटा के साथ आप प्ले कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो उसको, उससे आप वैल्यू जनरेट कर रहे हो। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं लेयर वन की है, जैसे इंफ्रा प्रोटोकॉल कि उसके ऊपर आप डाटाबेस मैनेजमेंट बना सकें, वो किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं थी, क्योंकि हर एक ब्लॉकचेन का एक स्पेसिफिक मोटिव था बनाने का। ठीक है, सोलाना का एक अलग मोटिव है, लेयर 2 पॉलीगॉन का एक अलग मोटिव है, ग्राफ प्रोटोकॉल का इंडेक्सिंग था डाटा का, तो उनका इंडेक्सिंग के लिए वो ठीक है, लेकिन एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। तो इट्स अ होल बिगर लेवल, और सब कुछ आपस में सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक अपने हिसाब से काम कर रहा है, दूसरा अपने हिसाब से, तो एक सेंस बनती, तो एक इकोसिस्टम बनता है मैनेजमेंट का। नहीं तो फुल जो इकोसिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो उस इकोसिस्टम का जो प्लेटफॉर्म था, जो फंडामेंट थे, वो किसी भी लेयर वन में नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता, और मतलब हमें ग्रांट भी मिलती, बनाने का जो कॉस्ट और जो टाइम है वो शॉर्ट हो जाता। तो हमें कोई शौक नहीं था कि दोबारा जीरो से एक लेयर वन क्रिएट करें। लेकिन जो देखते हुए कि अगर हम इस जगह पहुंच गए, अगर एक साथ 100 अलग अलग कॉरपोरेशंस या बिजनेस हाउसेस या गवर्नमेंट हमारे DBMS को यूज कर रही है, और अगर लेयर वन जो फंडामेंटल लेयर है वो इसके लिए बनी नहीं, उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो आपको ये देखना पड़ेगा लेयर 2 बहुत अच्छा है बनाने के लिए, इसमें बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेजेस भी है, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन लेयर वन। तो अगर लेयर वन में दिक्कत आई या लेयर वन की लिमिटेशंस हैं, तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। तो आप अगर सपोज कीजिए DBMS सिस्टम किसी एक ब्लॉकचेन पे बनाते, जो पहले जैसे एक प्रोजेक्ट आया बिग चेन DB, जो कि जो MongoDB की डॉटर कंपनी थी। MongoDB जो सबसे बड़ा मैंने बताया आपको सेंट्रलाइज डाटाबेस है, वो डिसेंट्रलाइज स्पेस में आना चाहते थे। वो फेल इसलिए हो गया, उन्होंने अपना ब्लॉकचेन नहीं, उन्होंने एक थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन लिया, और उन्होंने कहा कि जब रिक्वायरमेंट होगी तो ये थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन हमारे लिए इनफ है। वो ऐसा है नहीं। आपको पता है कि अगर आज इकट्ठे 100 प्रोजेक्ट आ गए तो स्केलेबिलिटी की इशू होगी, स्पीड की इशू, कंसेंसस मैकेनिज्म की, वैलिडेशंस की, ब्लॉक साइज की, वो सारे इश्यूज आपको पहले से देख के चलने पड़ते हैं कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जिसकी स्केलेबिलिटी भी रहे, सिक्योरिटी में कोई लैप्स ना हो, क्योंकि इन द एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो मेन मोटो है वो सिक्योरिटी है, और आप compete भी कर सके। अगर आप सेंट्रलाइज DB के साथ खड़े हैं तो आप किसी बिजनेस हाउस को बता रहे कि जी आप महीने के X अमाउंट मनी सेंट्रलाइज DB में यूज कर रहे हैं, फिर आप फायरवॉल यूज कर रहे हैं, फिर आप एंटीवायरस प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, फिर आप इंटरनेट सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स को पैसे दे रहे हैं, आप डाटा सेंटर के पैसे दे रहे हैं, ये सब देने के बावजूद आपका डाटा क्वेश्चनेबल सिक्योर है। अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन में आते हैं तो आपका पूरे डाटा की सिक्योरिटी है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं फुल प्रूफ हो जाती है। तो वो ये पूछेगा कि यार इसमें 2-3 फैक्टर मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पीड, क्योंकि मुझे क्यूरी स्पीड बड़ी जल्दी चाहिए, वो कैसी है, फिर मेरी कॉस्ट। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे को स्क्रैच से बनाना पड़ा कि नहीं जी, ब्लॉकचेन खुद का, उसके ऊपर DBMS सिस्टम। सो ये इन द नटशेल ये 2 प्रोजेक्ट एक के अंदर है, एक के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
हम्म। तो एज अ अंडरस्टैंड, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आइनरी का जो डेटाबेस मैनेजमेंट होगा, मतलब आप कर ये रहे हो क्योंकि सेंट्रलाइज डेटाबेस है सारे के सारे, तो वो पावर मिल जाती है कंपनीज को। डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है नहीं जो इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। ये किसी कंपनी के लिए भी हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी हो सकता है। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपका जो, मतलब आप जो टारगेट कर रहे हो सेक्टर को, वो ऐसा नहीं है कि जैसे इथीरियम का लेयर 1 जो डी एप्स हो गए उनके लिए डेटाबेस है। इट इज अ डेटाबेस जो कोई भी यूज कर सकता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर भी कर सकता है, या गवर्नमेंट सेक्टर भी चाहते हैं, या अगर कोई भी आपके साथ कंपनीज चाहती हैं, प्राइवेट कंपनीज, तो वो भी यूज कर सकते हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? उसमें क्या है, हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है जिसका मोटो ये है कि वी compete with no one, we add value to every existing player, every existing tech project वेब 2.0 से वेब 3.0 तक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक डाटाबेस यूज कर रहा है। 3.0 के लिए तो इंपॉर्टेंट है जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं वो डिसेंट्रलाइज तो तब तक नहीं है जब तक उनका डाटाबेस डिसेंट्रलाइज नहीं है, और वो सब सेंट्रलाइज डीबी यूज कर रहे हैं। और जो डिसेंट्रलाइज ऐप आपकी है पॉलीगॉन के ऊपर, जो आपकी डिसेंट्रलाइज ऐप है एवलांच के ऊपर, हेडेरा के ऊपर, वो सब अब भी सेंट्रलाइज डीबी यूज कर रहे हैं। तो वो जिस चेन पे हैं उसी चेन पे रह सकती हैं, उनको आइनरी की नेटिव चेन पे आने की जरूरत नहीं है। और वो आइनरी का जो डीबीएमएस सिस्टम है वो यूज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और दूसरी साइड जो बैंकिंग या और सेक्टर वेब 2.0 का सेक्टर है, उनके पास भी एक ऑप्शन है सेंट्रलाइज डीबी को छोड़ के एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज डीबी पे आने के लिए, जिसमें उनको वेब 3.0 या ब्लॉकचेन का प्रोफेशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो ब्लॉकचेन की लेयर 1 है वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे दूसरे लोग आके और अपनी लेयर 2 या डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो कि डेटा की प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं बना सकते हैं। तो हमारे पास एक फुल इकोसिस्टम है जिसमें इथेरियम की तरह ग्रांट भी होंगी अगर आप लेयर 1 पे कुछ बनाना चाहते हैं, प्लस जितनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं दूसरी चेन्स पे वो हमारा डीबी यूज कर सकते हैं विदाउट माइग्रेटिंग टू आवर चेन। तो दे कैन स्टे ऑन देयर चेन बट दे कैन यूज आवर डीबी। और उसके अलावा क्रॉस चेन फंक्शनैलिटी कि जी जो हम आइनरी ब्लॉकचेन है वो दूसरे जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं उनके साथ डाटा ट्रांसफर या कोई भी उनके साथ इकोसिस्टम में भाग ले सके विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये सारी चीजें जो है सब पे हम काम कर रहे हैं ताकि एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार हो जिसका यूज केस जो है वेब 2.0 से 3.0 तक एनीबडी हु वांट्स टू यूज इट कैन यूज इट फ्रीली। नाइस। तो जैसे आइनरी की फिर ये खुद ब्लॉकचेन, जिससे अगर वो चाहे तो वो कनेक्ट करके वो डेटाबेस मैनेजमेंट जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, चाहे फिर वो यहाँ पर इथीरियम हो गया, पॉलीगॉन हो गया, सोलाना हो गया, या कोई भी कार्डानो या कोई भी ये हो गया, साथ में कोई कंपनीज वगैरह यूज कर सकती है, राइट? कंपनी जैसे मेरी कंपनी है, अब मेरे को डेटाबेस रखना है मेरा, तो मैं अभी सेंट्रलाइज में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं आइनरी का मैं खुद भी यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल वो भी ऑप्शन बिल्कुल है। सबके लिए। ओके, सबके तो लिए। वी आर अ ओके। ब्रिज बिटवीन वेब 2.0 टू 3.0। तो 3.0 में जितने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उनको तो करना ही चाहिए क्योंकि अगर नाम हम्म। ही डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो गया और आप हम्म। सेंट्रलाइज डीबी यूज कर रहे हैं तो आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे बैठे हुए हैं। जिस दिन वो हम्म। हैक हो गया आपका सारा डाटा और सब कुछ हैक हो गया। हाँ। लेकिन उसके राइट। अलावा जो वेब 2.0 भी है जैसे आपने बताया कि नॉर्मल आप भी जैसे कर रहे हैं सबके लिए ओपन है। तो वेब 2.0 के जो यूजर्स हैं उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या जो बेनिफिट है, कितनी सिक्योर है। तो हम मतलब ट्रूली इस बात पे काम कर रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं कि वेब 2.0 के लोगों को भी डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट मिले और 3.0 वालों को तो विदाउट सेइंग इट उनको तो यूज करना ही चाहिए क्योंकि वो है डिसेंट्रलाइज स्पेस में। एब्सोल्युटली, वही आई थिंक, मतलब इट्स, जैसे अभी मैं आपसे कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ तो मेरे को खुद ये लग रहा है कि ये इतना वियर्ड है कि अभी तक ये चीज बन के सामने नहीं है। मतलब ये डेटा बेस मैनेजमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसेंट्रलाइज वे में एक ऐसा डेटा बेस मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट या ऐसी कोई चीज बिल्ड करके सामने आए, क्योंकि इसकी यूजिबिलिटी बहुत ज्यादा, जैसे डेटा इज द न्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आज के डेट में तो सारा बिल्कुल डेटा पूरा बटा हुआ है, पूरे दिन जो आप करते हो सारा डेटा, और वो जैसा आपने बोला कॉम्प्रोमाइज आए दिन होता रहता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वैसी मार्केट में ओपनली फ्लश आउट हो जाती है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आप बोल रहे हो नवीन जी कि आपका आइनरी की खुद की ब्लॉकचेन यहाँ पर होगी, तो जी। कंसेंसस मैकेनिज्म कौन सा यूज कर रहे हैं आप? प्रूफ ऑफ स्टेक? प्रूफ ऑफ स्टेक हम डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक यूज कर रहे हैं। तो फिर जैसे आपने ये भी बताया कि अभी करंटली आपका टेस्टनेट जो है रन हो रहा है, एंड उसमें आई थिंक नोड और मास्टर नोड जो है ये भी रन कर सकते हो, तो आपका खुद का टोकन भी आएगा इसके अंदर? हाँ हमारा खुद का नेटिव टोकन होगा
और हाँ उस जो भी इकोसिस्टम पे, इथेरियम की तरह इकोसिस्टम पे जो भी आप करोगे, आपको नेटिव हम्म, टोकन की जरूरत पड़ेगी। और अच्छा। नेटिव टोकन बिकॉज आइनरी है तो उसका टिकर भी INR है। ये तो ये तो बड़ा ही अच्छा टिकट जो आपने चूज किया, INR। हाँ, अभी ये कहीं INR ना कहीं लोग तो हमें लोग शो करना है ना कि भारतीय कंपनी है, कि भारतीय इसमें है। लोग ये ना कंफ्यूज हो जाए कि ये इंडियन रुपी तो नहीं है। ये एक स्टेबल कॉइन तो नहीं है इंडियन रुपी का। अभी शुरू में तो होगा भाई कंफ्यूजन, लेकिन जैसे जैसे यूज केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे हम्म, एडेप्टेबिलिटी के साथ पता होगा लोगों को कि ये आइनरी हाँ का है, INR। हाँ हाँ हाँ। तो ये भी एक है जो पार्ट उसमें। हम्म। तो जैसे आपने बताया कि INR टोकन जो है ये मतलब INR का टोकन रहेगा जो बेसिकली आपका DPoS के ऊपर है। तो तो इसमें जो मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो उनका टोकन है कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करे लोगों के लिए, ताकि लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर आप लोग जो है आपका टोकन जो है वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा यहाँ तो ये बहुत अच्छा सवाल है आदि भाई। आप ये देखिए कि जो इकोसिस्टम है आइनरी का, ब्लॉकचेन का, आप बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो इथेरियम का फॉर एग्जांपल। तो पर? आइनरी का इकोसिस्टम है वो मैंने मतलब आपको बताया है बड़ा सिंपल तरीके से समझाने में, वो बैक एंड पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टेक्निकल साइड पे। तो अब आप हम्म एक सिंपल यूज केस देखिए कि जी कोई भी बंदा कह रहा है कि जी मैं आइनरी के लेयर 1 ब्लॉकचेन पे एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या एक और लेयर 2 या लेयर 3 एप्लीकेशन में आप बनाना चाहता हूँ। तो उसको जब बनानी होगी तो उसमें सारा जो जितना भी जो भी उसकी यूजेबिलिटी होगी या जो भी पेमेंट्स या कॉस्ट होगी वो सब सबसे पहले आइनरी टोकन में होगी। ठीक है। हम्म उसके हम्म बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं, वैलिडेटर्स हैं, मास्टर नोड्स हैं, जो भी वैलिडेशन वो करेंगे उनको आइनरी टोकन, INR टोकन में उनको जो इंसेंटिव है रिवॉर्ड मिलेंगे। वो हम्म रिवॉर्ड जो है वो उनके टोकन में। फिर आपको अगर नोड बनना है तो आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ आइनरी टोकन जो है स्टेक करना पड़ेगा। वो हम्म आपकी प्रूफ ऑफ स्टेक में वो आपकी एज ए सिक्योरिटी होगी कि इफ यू एज ए नोड इफ यू डोंट कंप्लाई बाय द रूल्स इन गुड फेथ, तो आपके एक्स अमाउंट जैसे 50,000 आइनरी टोकन है वो आपके सिक्योर उसमें डिपॉजिट होंगे। उसके बाद हम्म फिर आप आ जाइए कि जी अगर आपके पास आइनरी टोकन है तो इट्स 100% यूटिलिटी टोकन। वाई? क्योंकि एक आइनरी टोकन जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मेगाबिट आपकी स्पेस ब्लॉकचेन पे। ठीक है। अच्छा। तो जो ओके। भी जैसे आप कह रहे हो कि नवीन भाई मैं आइनरी डाटाबेस यूज करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले तो आइनरी डाटाबेस को यूज करने के लिए एक फीस है $25, जो फ्रेमवर्क आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे मोंगो डीबी की $57 है। मोंगो डीबी हम्म एटलस अगर आप यूज करते हैं, जो कि नॉमिनल फीस है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए अगर आप $57 दे रहे हैं और आपका काम जो है वो बहुत फास्ट और ईजी हो रहा है, तो हर प्रोग्रामर वो यूज करता है। तो वो आइनरी में कंपेरेटिवली $25 है। अब वो $25 की जो फीस है वो भी आपको INR टोकन में पे करनी है। ठीक है। हम्म उसके बाद फिर आप डाटाबेस में क्रिप्टो इंडिया का लेट्स से कि 1 GB डाटा है जो डाटाबेस में है स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे आपने बताया कि अलमारियों में अलग अलग तराज हैं और उसमें आपका डाटा है, वो हम्म हमारे DBMS सिस्टम में है। तो वो डाटा जब आप स्टोर करोगे 1 GB का, उसके लिए भी आपको आइनरी टोकन चाहिए, क्योंकि 1 टोकन इज इक्वलेंट टू 1 मेगाबिट। सो उसके इक्वलेंट आपको टोकन चाहिए और वो टोकन आपको स्टेक करके अपने पास रखने पड़ेंगे एज लॉन्ग एज योर डाटा इज देयर। तो हम्म बेनिफिट ये है कि जैसे आपको आई क्लाउड और गूगल में हर महीने के पैसे देने पड़ते हैं गूगल ड्राइव के, वो यहाँ नहीं है। अगर आपके पास आइनरी हम्म एक सपोज करो 1 लाख INR टोकन है, तो आपका पास उसके इक्विवेलेंट की जो यूटिलिटी है वो आपके पास है। तो कोई भी बड़ी कॉरपोरेशन या कंपनी आइनरी इकोसिस्टम को यूज करती है तो उसको या तो आपसे वो टोकन या मार्केट से टोकन खरीद के ओनली देन दे कैन यूज इट। उसके बाद फिर आप डेटा को उसमें कोई अपडेशन करते हैं या डेटा की क्यूरीज रन करते हैं या नया ब्लॉक डेटा का बनाते हैं, उसमें फिर आपको गैस फीस की तरह आइडेंटिटी टोकन चाहिएगा। फिर हमारा हम्म अपना जैसे इथेरियम के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा अपना कॉन्ट्रैक्ट है विच इज वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। वी कॉल इट अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट एल्गोरिथमिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप अलग अलग परमिशंस और एक्सेस ऑफ डाटा जो है आप दे सकते हो अपनी टीम को। जैसे कॉर्पोरेशन है तो आप हम्म कहते हैं कि जी नहीं, नवीन सिर्फ रीड ओनली कर सकता है और आईडी एक स्टेप और डीपर जा सकता है। तो वो जो सारा सिस्टम है वो एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज हो जाता है
और वो डाटा उसी हिसाब से आपको एक्सेस होगा जैसे वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है। उसके लिए आपको फिर आइनरी टोकन चाहिए। तो जो पूरा इकोसिस्टम है, आप कुछ भी करते हो, ए टू बी कोई भी चीज डाउनलोड करते हो, हिलाते हो, क्यूरीज रन करते हो, डाटा सेव करते हो, डीबीएमएस डाउनलोड करते हो, वो कंप्लीट जो है वो 100% गवर्न बाय आइनरी टोकन। ओके, नाइस। तो जैसे नवीन जी आपने बताया कि मतलब मास्टर नोड नोड आप रन कर सकते हो, तो जैसे अभी आपका टेस्टनेट आ गया, तो लोग भी अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो अपना मास्टर नोड और नोड जो है यहाँ पर रन कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो इंडिया के भी जो काफी फॉलोअर्स हैं, इतने ज्यादा लोग अभी, इनफैक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी इतने लोग ज्यादा जो हैं टेक्निकल नहीं है कि मास्टर नोड को नहीं, कैसे रन करना है नोड, लेकिन काफी सारे लोग जो है सीखना चाहते हैं, लेकिन कई बार नोड को रन करना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि लोग फिर उस लेवल पे जाते नहीं है। तो आइनरी का भी क्या कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, मतलब इज इट इजी टू रन द नोड, या आदि भाई एक 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 मेरे जैसे थोड़ा सा अगर पहलवान आप के लिए आइडिया तो दे पाए? एक मेरे जैसे पहलवान के लिए तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप जैसे बंदों के लिए जो यंग और टेकी हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखी हैं जिससे नीचे आप जा नहीं सकते। अगर आप उससे नीचे जाते हो तो यू कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी एंड यू कॉम्प्रोमाइज द स्केलेबिलिटी पार्ट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई ऐसी नहीं रखी कि आपके पास सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। नॉर्मल इंटेल कोर i3 और उसके इक्विवेलेंट सीपीयू हो आपके पास, हार्ड डिस्क हो आपके पास 500 GB की HDD, और अच्छे इंटरनेट हो, रैम भी 4 GB प्लस रैम हो, विच इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो आप उसकी तरफ से नाउ देयर आर टू नोड, देयर इज लाइट नोड एंड मास्टर नोड। तो मास्टर नोड की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लाइट नोड की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। और उसमें भी ये है कि टेस्टनेट अब लाइव है, तो आप रजिस्टर करके आप जो मास्टर नोड की स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप बड़ी इजीली आपको अच्छे हाई परफॉर्मेंस सर्वर एक्सेस आपको मिल जाता है $20-25 में। और हमारा टेस्टनेट जैसे लाइव हुआ है 15 अगस्त से, अपने इंडिपेंडेंस डे से शुरू हुआ, और अब तक हमारे पास तकरीबन 250 मास्टर नोड्स हो गए हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और हमने अभी तक कोई भी रिवॉर्डिंग या इंसेंटिव सिस्टम नहीं शुरू किया है। अभी आने वाले हफ्ते में एक इंसेंटिव सिस्टम होगा कि आपके पास 7 टास्क हैं, तो आप नोड बन के ब्लॉकचेन में ये 7 टेस्ट जो है आप कीजिए ब्लॉकचेन के, और उसमें आपको आइनरी टोकन का इंसेंटिव मिलेगा। और सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि जब मेन नेट लॉन्च होगा तो आप पहले मास्टर नोड्स में से होगे, यू विल हैव अ प्रायोरिटी टू बिकम द मास्टर नोड। और आपकी जो स्टेकिंग वो है, जैसे 50,000 फॉर एग्जांपल आइनरी टोकन्स हैं टू स्टेक टू बिकम मास्टर नोड, उसमें भी आपको एक कंसिडरेबल डिस्काउंट मिलेगा। तो वो जो फीचर्स हैं वो अभी तक हमने पब्लिक नहीं किए, वो नेक्स्ट वीक आ रही हैं कि जी। तो मेरे हिसाब से उस टाइम तक हमारे मतलब आने वाले 2 महीने में वी विल सरपास अराउंड 1000 मास्टर नोड्स ऑन टेस्टनेट, विच इज अ ह्यूज नंबर। अगर आप देखिए कि बड़े से बड़े प्रोटोकॉल, सोलाना जैसे प्रोटोकॉल्स के 1000 के आसपास नोड हैं, ठीक है, वो उसमें से फिर 20 नोड्स चूज करके उनका सिस्टम अलग है। लेकिन टेस्टनेट पे 1000 मास्टर नोड्स होना अलग अलग दुनिया के पार्ट से, इट्स अ बिग टास्क। और 200-250 से हम पहुंच गए हैं, तो जब इंसेंटिव सिस्टम आएगा, जब मार्केटिंग आपके चैनल के तहत या लोगों को पता लगेगा कि टेस्टनेट लाइव है, तो मेरे हिसाब से, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 1000 नोड्स मतलब फुली कंप्लीटली हाई स्केल डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके बाद भी जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, जो वैलिडेशन पार्ट है, अगर वो कंप्लीटली अच्छी तरह काम कर रहा है, तो दैट्स इट, देन वी आर रेडी टू लॉन्च व्हेनेवर वी आर फिनिश विद दैट। राइट, एंड किसी भी ब्लॉकचेन के लिए जब डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी की पार्ट की बात हम करते हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट, जितने ज्यादा नोड हो, मास्टर नोड हो, उतना हमेशा बेटर रहता है। तो नाइस। तो नवीन जी एक चीज और पूछूंगा, अब जैसे कि मास्टर नोड आएंगे तो इनके अंदर भी आपको अपने जो कॉइन्स है वो स्टेक करने पड़ेंगे, राइट? इसके अंदर INR टोकन होगा यहाँ पर। तो ये टोकन जो है, ये मतलब आप इसका लॉन्च करने वाले हैं, आप कैसे इसका सेल होगा, क्या होगा, इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया। इसका आदि भाई, हमने ना एक साल के शुरू में हमने एक क्राउड फंडिंग राउंड जो है वो कर दिया, जिससे हमारी कम्युनिटी बिल्ड हुई। तो हमारे पास 50-60,000 प्लस लोगों की कम्युनिटी है अब, जो एक्टिवली प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। शायद और बढ़ गई होगी अभी तक। और उसके बाद फिर अलग अलग VCs जो हैं वो ऑन बोर्ड आए। अब इसकी हम लिस्टिंग करेंगे वेरी सून, और लिस्टिंग में फिर जो आपका टोकन है वो पब्लिक हो जाएगा।
तो उसके बाद अच्छा। आप बिल्कुल आराम से इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। तो जो भी सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है एक प्रोजेक्ट का, जैसे इथेरियम हम्म। का है, सोलाना का है, सेम सेम उस पे वेरी सून वी आर लॉन्चिंग दैट, सो द अच्छा, टोटल तो आप टोकन मतलब वुड बी एक्सेसिबल। ओके ओके, तो इसका क्या आईओ कर रहे हैं या फिर आप खुद अपनी प्राइवेट सेल कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसका आईओ करेंगे, जो मतलब वन ऑफ द टॉप 5 एक्सचेंजेस में टोकन लिस्ट होगा। तो अच्छा। इट विल बी इजी फॉर, ओके। हाँ, तो जितने भी आपके दर्शक हैं या जो भी इंटरेस्टेड हैं, it will be very easy for them to buy or sell or trade or whatever they want to have with the token. एंड अभी जैसे इनिशियल फेज में आपका टेस्ट नेट भी चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज भी हैं यहाँ पर, कि अगर वो नेटवर्क में नोड रन करते हैं, उसका पार्ट बनते हैं, तो कुछ एयर ड्रॉप वगैरह भी? हाँ, तो अगर हाँ, वही मैं कह रहा हूँ भाई, कि जो नेक्स्ट वीक में हमारी जो वो होगी अनाउंसमेंट, जो रिवॉर्ड सिस्टम हम्म। की, तो उसमें आपको एक एक्सपेक्ट टास्क दिए जाएंगे, जो आप, क्योंकि वो, अब क्या है, ये इट्स अ पब्लिक ब्लॉकचेन एंड इट विल बी ओपन सोर्स, तो जो आईएनजी डीबी है वो भी ओपन सोर्स होगा कोड। तो हम्म। हम चाहते हैं कि कल को ऐसे सॉल्यूशन और आए हमारी चेन पे या किसी और भी चेन पे। तो जितना डी अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन में आप जाना चाहते हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन की एक पार्ट है कि यू हैव टू गो ब्रॉड, कि जितना ज्यादा आप फैला सको, जितने ज्यादा लोग आपके पास आके आपके उस पर काम कर सकें, आपकी कमी निकाल सकें, आपको बेटर कर सकें, उतना अच्छा है। तो उसी उसी हिसाब से जितने ज्यादा नोड्स आएंगे, हमारा वो 7 जो टास्क सिस्टम है, वो उससे ब्लॉकचेन को टेस्ट करेंगे, जिससे हमारे ब्लॉकचेन की क्वालिटी, मतलब वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपना टाइम, रिसोर्सेज और पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उनके लिए इंसेंटिव सिस्टम है, जिसमें उनको टोकन एयर ड्रॉप मिलेंगे, उनको मास्टर नोड मेन नेट लॉन्च के बाद बनने में प्रायोरिटी होगी। तो देयर इज अ फुल बंच ऑफ इंसेंटिव्स जो उनको मिलेगा। और वो, मुझे मेरे हिसाब से वो बड़ा फेयर सिस्टम है, क्योंकि वो सब जो है वो उसको अर्न कर रहे हैं। वो एक इकोसिस्टम में एक इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि शायद सिर्फ एयर ड्रॉप या टोकन से हम उस वैल्यू को मतलब कंप्लीटली ना वो कर सके कंपनसेशन, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हमने वी केप्ट इट अ वेरी फेयर सिस्टम। आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना नवीन जी, वो क्या करते हैं कि जब इनिशियली आते हैं तो एयर ड्रॉप कर दिया, आप ये छोटा सा ये कर लो ऐसे करके, मतलब नॉर्मली तो उसमें क्या बहुत सारे फ्री लोडर्स आ जाते हैं जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन करने में और डेवलप करने में हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन अब आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम कि अगर लोग जैसे टेस्टनेट को यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं, और तब जाके वो उसको अर्न करते हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा रहता है और एक अच्छी कम्युनिटी भी बिल्ड होती है, और साथ में प्रोजेक्ट में भी काफी फीडबैक वगैरह भी कम्युनिटी बिल्ड होती है तो मिलती, तो वो प्रोजेक्ट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। आई थिंक दैट्स रियली गुड। जो भी चेकआउट करना चाहते हैं टेस्टनेट को और कम्युनिटी का पार्ट भी बनना चाहते हैं, तो जो सोशल लिंक्स हैं टेलीग्राम और ट्विटर, वो सारे के सारे नीचे आपको वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। टेस्टनेट तो डेफिनेटली चेकआउट करना। राइट, अमेजिंग नवीन जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अ डिटेल्ड व्यू अबाउट आइनरी। आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब आप किस तरह से बिल्ड करते हो आपका मिननेट जो आप लॉन्च करते हो, एंड मैं भी ट्राई करूंगा टेस्टनेट जो है उसको यूज करने का। जैसा आपने बताया कि अब इतना ज्यादा उसमें पावर रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं भी अपने लैपटॉप से ट्रैवल करता रहता हूँ ऐसे, तो लैपटॉप से भी ट्राई करके कोशिश करूंगा चलाने की, टू सी इट। जरूर जरूर भाई, मोस्ट वेलकम। ये वो बताया, पब्लिक ब्लॉकचेन है और ओपन सोर्स होगा, तो इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ द कम्युनिटी। और मैं आपको, मैंने अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बात कही नहीं, लेकिन मैं आपके उसमें पहली बार कहना चाहता हूँ कि एम ये है कि अगले साल तक जब डीबीएमएस और सब फुली लॉन्च हो जाए, तो मेक इट अ कंप्लीट डाओ। तो फुली डाओ करके जो फाउंडर्स हैं, दे विल जस्ट retirement की we will be caretakers. मूव आउट। There'll be full new management team, new CTO, new CEO, everything. Founders will just be caretaker and make it completely DAO. So make it absolutely a public blockchain. So anybody can contribute, anybody can do, a full-fledged decentralization part. राइट, या आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फिर इन दी एंड ऐसे वो लोग नहीं होने चाहिए जिनको आप बोलो कि, जैसे फॉर एग्जांपल इथेरियम में आज के डेट में भी वितालिक को लोग देखते हैं, लेकिन बिटकॉइन में आज के डेट में कोई भी नहीं है। सतोशी इज देयर लेकिन नोबडी नोज, राइट? तो कोई ऐसा है नहीं जिसको देख के आप बोलोगे कि नहीं इनके कारण बिटकॉइन यहाँ पर है, वो सबके कारण है। तो आई थिंक हर प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर यही चीज फॉलो की जाए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, कि ऐसे कोई प्राइमरी ओनर्स नहीं हो जो सारी चीजों को कंट्रोल करें, it should be the public and the community which manages it. I think it's very important.
ऑसम टॉकिंग टू यू नवीन जी, एंड होपफुली आने वाले दिनों में हम फिर से बात करेंगे और डिटेल पे, एंड ऑल द बेस्ट विद द आईईओ. Thank you so much for joining. Thank you very much, Adi bhai, and thank you to everyone. And looking forward to talk to you again.